स्वागत है आप सभी का। आज का जो सेशन है गोरखाओं का गढ़वाल पर विजय है। तो देखिए हमने लास्ट सेशन में ये चीज़ तो हमने लगभग देख ली है, सीख भी ली है कि गोरखाओं का ये कुमाऊं पर जो विजय है वो कैसे होती है। बस और हम इसी स्वरूप को आगे हम बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं गढ़वाल पर इनकी विजय कैसे होती है। हालांकि ये जो है जैसे कि इतिहास में हम इन चीज़ों को देखते हैं। ये गढ़वाल पर गोरखा शासन जो है लगभग 10.5 वर्ष का ही जो रहा था। और ये जो शासन था ये बहुत ही अन्याय और अत्याचारी ये शासन था। ठीक है, और आप सभी जानते हैं बिल्कुल ऐसा ही शासन जो है कुमाऊं में भी इनका रहा है। और देखिए ये गोरखाओं के समय पे एक सिटी है हरिद्वार, और ये दासों की ये क्रय विक्रय का ये केंद्र हुआ करता था। ठीक है, जो फैमिली गरीब होती थी तो उन फैमिली से उनके जो बच्चों को जो है खरीद लिया जाता था। ठीक है, यानी कि वो दास के रूप में उनको फिर आगे को भेज दिया जाता था। ठीक है, चलिए। तो कुमाऊं पर ये अधिकार करने के बाद में 1791 में गढ़वाल पर भी हमला ये करते हैं। कौन करते हैं? गोरखा करते हैं, लेकिन ये पराजित हो जाते हैं। ठीक है भैया। और फिर इनके बीच में संधि होती है जिसे जनरली जो है लंगूरगढ़ की संधि के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो संधि जो होती है गढ़वाल नरेश और गोरखाओं के बीच की होती है। लेकिन वो संधि फरवरी 1800 ये या 3 में ये गोरखाओं के द्वारा तोड़ दी जाती है। तोड़ने का मतलब है कि हमला कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी संधि के विरुद्ध में जाकर गोरखाओं ने अमर सिंह थिथापा और हस्तिदल चौरातिया के नेतृत्व में ये पुनः जो है गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। और कब करते हैं? 1800 यहाँ ये 3 में करते हैं। ठीक है, हो गया। लेकिन इनको जो विजय मिलती है 1804 में ये पूर्ण रूप से जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए होता क्या क्या है। तो ये गोरखा ने ये जो है गढ़वाल पर टुकड़ियों में हमला कर दिया। मतलब एक साथ में नहीं किया, अलग अलग जगहों पर चमोली के रास्ते इन्होंने हमला किया था। और सरदार गंगाराम ने अल्मोड़ा के द्वाराहाट से चांदपुर गढ़ पर हमला किया, परंतु गोरखा सरदार गंगाराम जो है ये मारा गया। और वहां से गोरखा सेना जो है वापस आ गई थी, क्योंकि ये गढ़वाल नरेश की जो सेना थी वो वहां पर हावी थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद में होता क्या, देखिए ये एक लाइन में ये ध्यान में ये रखिएगा, ये नाम आ सकता है कभी भी। अल्मोड़ा के द्वाराहाट होते हुए चांदपुर गढ़ की ओर इन्होंने हमला किया था गोरखाओं ने, लेकिन ये हार जाते हैं। और उसमें जिनका सरदार जो होता है गंगाराम, ये मारा जाता है गोरखाओं का। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो ये होती है, ये अन्य ये जो है टुकड़ियां होती हैं गोरखाओं की। अब ये कोटद्वार के रास्ते लंगूरगढ़ पर हमला ये कर देते हैं। ठीक है, और यह युद्ध जो है लगभग 1 साल तक चलता रहता है, क्योंकि ये युद्ध ऐसा था कि एक दिन में खत्म होने वाला नहीं था। और ये डे बाय डे होता था। मतलब कि सूर्यास्त होगा तो हमले होंगे, सूर्यास्त नहीं होगा तो हमले फिर नहीं होंगे। जैसा कि महाभारत के समय में भी महाभारत जो हुआ था वो भी ऐसा ही था कि दिन में वो लोग लड़ते थे, और जैसे ही संध्याकालीन होती थी तो वो युद्ध बंद हो जाते थे। और फिर एक दूसरे का वो हालचाल जानने के लिए एक दूसरे के पास वो जाते थे। तो ठीक ये वही स्वरूप यहाँ पर देखने के लिए पर्याप्त होता है। तो गोरखा वहीं डेरा इन्होंने ये डाल लिया था, क्योंकि भाई 1 साल तक ये युद्ध होता रहा। तो इनको फिर ये इन्होंने गोरखाओं ने उसी क्षेत्र में डेरा डाल दिया, और आसपास के जो भी गांव थे उनको लूटने लगे। भाई अब डेरा डाल लिया तो खाने पीने की वस्तु इनको लगभग चाहिए थी, तो उसके लिए इन्होंने आसपास के गाँव को लूटना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, यानी कि ये दिन में युद्ध होता था और रात में ये जो गाँव को लूटते थे। तो सलाम पट्टी में इनका आतंक जो है इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग जो है घर छोड़कर यहाँ से भाग गए। ठीक हो गया। तो ये किन की वजह से? गोरखाओं की वजह से, क्योंकि उन्होंने वहां पर डेरा डाल रखा था। परंतु गोरखा जो ये सैनिक थे ये लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो जहाँ डेरा था उनका उससे आगे ये नहीं ये नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये गढ़वाल नरेश की सेना ने उनको रोक रखा था, वहां से भी हमले हो रहे थे। तो इसी बीच में देखिए अब यहाँ पे ये टाइपिंग की थोड़ी ये मिस्टेक है, तो ये ध्यान में ये रखिएगा आप लोग। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1792 को हम लेंगे। ठीक हो गया ना? इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब ये उस समय की ये घटना है जब 1791 में जब हमला होता है, लेकिन ये हार जाते हैं। फिर उसके बाद भी ये जो है लगे रहते हैं कि हमारा हमला जो है सफल
हो जाए गोरखाओं से, ये गढ़वाल के निर्देशों से। तो 1792 में ये जो है, अब यहाँ पे क्या होता है उस समय कि चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया, और गोरखा कहाँ के थे, नेपाल के थे। और जब आक्रमण कर दिया चीन ने, तो नेपाल को अपने सैनिकों की आवश्यकता हुई। तो उन्हें नेपाल वापस जो है बुला लिया गया। जो उन्होंने यहाँ पर डेरा डाल रखा था ना, इनको भी वापस नेपाल बुला लिया गया। ठीक हो गया, तो यहाँ तक की कहानी समझ गया। और लेकिन लेकिन जो है, परंतु गोरखा को गढ़वाल छोड़कर ये जाना गवारा नहीं गुजरा था, क्योंकि भाई इन्होंने 1 वर्ष का समय तो यहाँ पर लगा दिया था। अब ये एकदम से ये इनको जाने का आदेश हो गया था, तो इनको दिक्कत हो रही थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि गोरखा कप्तान अमर सिंह, ये जो है ये थापा जी हैं, ने ये कुछ सैनिकों को लेकर श्रीनगर ये जो है पहुंच जाते हैं, और सूचना पाकर गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह सहित ये कहाँ चले लिए जाते हैं, ये आ, ये जो है देहरादून की ओर ये निकल जाते हैं, क्योंकि ये गोरखा ये कप्तान ने जो है हमला कर दिया था श्रीनगर पर। तो ये परिवार सहित ये निकल जाते हैं देहरादून, और देहरादून के लिए आगे फिर ये चले जाते हैं लंडोरा रियासत में, जो मैंने आप लोगों को बताया था। लंडोरा रियासत के उस समय गुज्जर शासक का नाम जो बताना, जिनकी शरण में प्रद्युम्न शाह गए थे। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद में एक संधि हुई, और गोरखा जो है नेपाल को वो चले गए। ठीक हो गया। तो अब इसके बाद में जो संधि होती है, फिर इसके तहत में ये होता है कि फिर गोरखा जो है कभी भी भविष्य में गढ़वाल को आक्रमण नहीं करेंगे, और वो वापस लौट जाते हैं। यानी कि ये कहाँ को लौट जाते हैं गोरखा, ये नेपाल को लौट जाते हैं, क्योंकि उनको आदेश ये उनको सूचना ये दी गई थी कि चीन ने नेपाल पर हमला कर दिया है, तो आप मतलब कि वापस आओ। तो लेकिन वापस आने से पहले पहले ये जो अमर सिंह थापा था, ये काम ये जो है कर के गया था। ठीक है, संधि करके ये गया था, और उसके बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर दूसरी अब स्थिति जो है क्या होती है, अब हम वो जानते हैं। पहले तो हमने एक ये ड्राफ्टिंग उसकी लगभग देख ली है कि गोरखा सैनिक ये जो क्या करते हैं। अब हम जानते हैं ये गृह युद्ध की स्थिति, फिर ये गढ़वाल नरेशों के बीच में ऐसा क्या होने वाला था। ठीक है, 1803 में दूसरे गोरखा आक्रमण से ये पूर्व गढ़वाल में आती अर्थव्यवस्था थी, मतलब इतनी निम्न हो चुकी थी इकोनॉमी। ठीक है, जिसका वर्णन जो है ये मौला राम ने अपने अपने ये नाटक ये गढ़िका में भी कर रखा है। ठीक है, और ये भी एक बार अभी शायद लोअर पीसीएस में या ये ग्रुप सी में सवाल भी आया हुआ था कि ये गढ़िका ये नाटक के लेखक कौन है। तो ये मौला राम ही है, जिसमें ये वर्णन हो रखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये प्रद्युम्न शाह के ये छोटे भाई हैं, जिनका नाम है ये प्रगदम शाह। अब इनके द्वारा राज गद्दी छीनने की भी कोशिश होती है कि प्रद्युम्न शाह को जो हटा दिया जाए। ठीक हो गया। लेकिन फिर अब इसमें होता क्या है कि प्रद्युम्न शाह को जो है ये कर लेते हैं कैद, लेकिन परंतु फौजदार रमापति खंडूरी की मदद से प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह जो ये मतलब सेना ये बनाते हैं, और ये प्रक्रम शाह को ये क्या करते हैं, हटा देते हैं। प्रक्रम शाह इनका मतलब सुदर्शन शाह का ये कौन था, ये चाचा था। ठीक हो गया। तो अब फिर से जो है प्रद्युम्न शाह जो गढ़वाल नरेश फिर से बन जाते हैं। अब यहाँ से भी जो है प्रक्रम ये जो ये शाह था, प्रद्युम्न शाह का छोटा भाई, इनको फिर से हटा दिया जाता है। तो ये आपस में गृह युद्ध की स्थिति जो है चल रही थी जो गढ़वाल नरेशों के ये बीच में। ठीक हो गया। तो एक तो ये थी स्थिति, और इसके बाद में दूसरी स्थिति जो आते हैं अर्थ संकट। अब ये क्या था भाई, ये नेपाल ये जो है यहाँ पर ये चाइना के द्वारा नेपाल पर आक्रमण करने के कारण ये विवश होकर गोरखा ने गढ़वाल से संधि तो इन्होंने कर ली थी। ठीक है, लेकिन जो ही नेपाल और चाइना के बीच संधि हुई, यानी कि उनके बीच में युद्ध समाप्त हुआ, तो गोरखाओं ने गढ़वाल की संधि जो करके गए थे इसकी अवहेलना कर दी, और फिर ये पुनः जो है इन्होंने क्या कर दिया, 1803 में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये सन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस समय जो है गढ़वाल में भयानक भूकंप आया हुआ था। ठीक हो गया। तो देखिए नेपाली वकील कदम ये कदम ये 4 है आदि का सारा जो भी खर्चा था वो गढ़वाल शासक के ऊपर वो जो है डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये चाइना और नेपाल के बीच में जो संधियां हुई थी उसमें जो भी खर्चा जो जो आया था वो गढ़वाल शासक से के ऊपर ये बोझ जो डाल दिया गया था, और संधि में ये चीजें हुई थी कि आप हम दोबारा हमला नहीं करेंगे, आप इतने
ये इतना आपके ऊपर आर्थिक ये दंड या फिर ये आपको मतलब कि हमें इतना रुपया जो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा खर्च ये गढ़वाल शासक के ऊपर डाल दिया। ऐसी स्थिति में गढ़वाल के जो शासक थे, अब वो इतना ये पैसा देने के लिए इनको भी पैसे की आवश्यकता थी, तो इन्होंने क्या किया कि जनता के ऊपर से ये टैक्स लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तभी तो ये जो मतलब दे पाएंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी वहां की डगमगा गई, और ये गढ़वाल में ठीक हो गया, वहां पर अर्थ संकट की स्थिति जो है उत्पन्न होने लगी। अब मान लीजिए ऐसे कि आपका जो भी घर है, आपके घर में अगर आमदनी 1 लाख रुपए है, और आपको जो है किसी को 2 लाख रुपए आपको रब देने हैं, तो आप कहाँ से देंगे। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल हो चुकी थी, ठीक हो गया। तो एक ये भी रीजन था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और तो कुछ इसमें लाइन खास नहीं है। तो इस वजह से फाइनली जो होती है, राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय हो गई थी। तो दो चीजें हमने अभी देखी है, गृह युद्ध वाली स्थिति और इकोनॉमी वाली स्थिति, ठीक हो गया। अब आते हैं भूकंप। अब तीसरी भी जो स्थिति आती है जिसकी ये चर्चा बार बार हुई है, तो ये गृह युद्ध के ये बात की बात है। 8 सितंबर 1803 में भूकंप जो है आता है, और ये गढ़वाल रीजन में। तो आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें कम से कम श्रीनगर में 80% ये मकान जो है वो बिल्कुल टूट गए, रहने लायक भी बिल्कुल जो है नहीं बचे। तो ऐसी स्थिति का लाभ जो है उठाकर गोरखाओं ने भूकंप की मार झेल रहे गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और जैसे ही सूचना गढ़वाल ये नरेश पदमन शाह को जैसे ही मिलती है, तो इन्होंने ये क्या कर, ये श्रीनगर छोड़कर ये देहरादून की ओर ये रवाना हो जाते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, देहरादून के नाला पानी में आश्रय लेते हैं। उसके बाद में ये जो है लंडौरा रियासत की ओर चले जाते हैं, फिर वहां के शासक से सहायता मांगते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक की बात हो गई। अब वहां से सहायता ये लेकर अब ये फिर से ये वापस आते हैं जो गोरखाओं से युद्ध करने के लिए। तो वही जो युद्ध होता है खुड़बुड़ा के मैदान में होता है, और देहरादून में होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये प्राकृतिक आपदा झेल रहे गढ़वाल पर सितंबर 1803 में गोरखा अमर सिंह थापा और हर्षिदल चौतरिया आदि ने सैनिकों सहित श्रीनगर ये पहुंच जाते हैं, परंतु गढ़वाल नरेश देहरादून ये आ गए थे अपने परिवार के साथ में, क्योंकि इनको सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, ठीक हो गया। अब जब ये वहां चले जाते हैं, तो अक्टूबर 1803 में दून पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया। तो अब ये दून से भी हटकर अब ये सहारन जो वो पुर है उससे लगा हुआ एक रियासत है। तो वहां के शासक से ये सहायता मांगते हैं, और फाइनली फिर वहां से कम से कम 12,000 सैनिकों के साथ में देहरादून वापस आते हैं। कौन? पदुमन शाह। और खुड़बड़ा के मैदान में इनका युद्ध होता है गोरखाओं से 14 मई। ये डेट ध्यान में रखिएगा, कई बार आप ये जो है आएगा। 14 मई 1800 ये जो है 4 की ये जो डेट है ये आ सकता है। तो इनके बीच में भीषण युद्ध होता है पदुमन शाह और गोरखाओं के बीच में, ठीक है। तो फाइनली जो है पदुमन शाह जो है ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। इंपोर्टेंट ये लाइन ध्यान में ये सब जो है रखिएगा आप लोग। और उसके बाद में जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, तो चारों ओर खलबली मच यहाँ जाती है, और लोग जो है अपने अपने घरों को छोड़कर जंगल की ओर भागने लगते हैं। ऐसा ये लोग जो है क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों को मालूम था कि अब हमारा शासक नहीं रहा, और यहाँ पर कब्जा जो है फाइनली गोरखाओं का हो गया है। और गोरखाओं के बारे में सब जानते थे कि ये जो है लूटपाट भी करेंगे, और फैमिली को ये हमसे छीन भी लेंगे। तो जो भी वहाँ के लोग थे वो अपनी फैमिली को लेकर अपने जो भी घर था वो छोड़कर और जंगलों की ओर भागने लगते हैं, ठीक है। और चलिए उसके बाद क्या होता है कि फाइनली कि अंततः ये जो गढ़वाल है ये पूर्ण रूप से गोरखा शासन के अधीन में ये चला जाता है, और वहां पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये तो रही गढ़वाल वाली ये कहानी है। तो इस वाली कहानी में क्या होता है कि फाइनली गुरखाओं का और गढ़वाल पर कब्जा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ब्रिटिश शासन की बात आती है, ठीक हो गया। तो अब दोनों ही रीजन में, दोनों ही मंडलों में गोरखा शासन स्थापित हो गया था। अब ब्रिटिश शासन जो है कब आता है, कैसे आता है, देखिए। तो गढ़वाल ये नरेश सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर, देखिए, जब पदमन शाह की मृत्यु होती है, तो तो उनके 2 बेटे थे, ठीक है। एक सुदर्शन शाह है और एक प्रदीप शाह। तो उनको जो है गोरखा अगर ये काठमांडू की ओर ले जाते हैं, और वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो दूसरे जी बेटे होते हैं जिनका नाम है सुदर्शन शाह, तो ये ब्रिटिश
शासनों के अधीन, यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के अधीन में ये शरण लेते हैं और कुछ समय तक इनके अधीन में ही काम करते हैं और फिर इनसे सहायता मांगते हैं ब्रिटिश शासन से। ठीक है, तो अब होता क्या है उसके बाद में कि इन दोनों के बीच में ये संधि होती है ब्रिटिश शासन और सुदर्शन शाह के बीच में, कि अगर इनका जो क्षेत्र है अगर वो जो गोरखाओं से लेकर और इनको दे दिया जाएगा तो ब्रिटिश उसके बदले में सुदर्शन शाह ब्रिटिश सरकार को ये चीजें देंगी। इनकी आपस में कुछ बात हुई होती है, संधियां होती हैं, तो उसी को देखते हुए फिर ब्रिटिश सरकार सेना जो है भेज देती है गोरखाओं के विरुद्ध। ठीक है, यानी कि ये गढ़वाल को मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश सेना जो है ये भिड़ जाती है गोरखाओं से, और जिसमें क्या होता है गोरखा जो है पराजित होते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिटिश जो ये शासन थी ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये उस समय की सबसे आधुनिक ये मतलब सेना या सैनिक ये लोग कहे जाते थे, और जिनका सामना जो है गोरखाओं के द्वारा नहीं किया जाता, मतलब ये हार जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये कौन सी सन में ये हमला होता है ब्रिटिश शासन का, तो अक्टूबर 1814 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या क्या होता है चलिए। तो ये कर्नल ये निकोलस और कर्नल गार्डनर, अब ये जो है अप्रैल 1815 में ये कुमाऊं के अल्मोड़ा, और जनरल ऑर्डनी लोनी ने ये 15 मई 1815 को वीर गोरखा अमर सिंह थापा से ये मालवा का ये किला जो है जीत लेते हैं। तो ये सब होने के बाद में फाइनली गोरखाओं की शक्ति क्षीण हो जाती है और ये इनको व्यवस्था पूर्ण भागना पड़ता है यहाँ से। ठीक हो गया, तो जब भागते हैं तो फिर फाइनली जो है संगोली की संधि भी होती है ब्रिटिश सरकार और गोरखाओं के बीच में, आ सकता है कभी भी, आता भी है। 28 नवंबर 1815 को संगोली की संधि होती है। ठीक है, हालांकि इस संधि को नेपाल जो उस समय की जो वो नेपाल शासन था वो मान नहीं रहा था, तो ब्रिटिश सेना ने फिर से उनके ऊपर हमला किया और काठमांडू तक ये सेना के लिए लड़ते हुए गए। तो नेपाल को फिर फाइनली जो है संगोली की संधि को जो है जो अपनाना पड़ा। और इस संधि में ये हुआ था कि जो ये कुमाऊं और ये गढ़वाल है ये जो है ब्रिटिश सरकार को दे दी जाएंगे, और फिर पुनः जो है ये गोरखा फिर वापस यहाँ पर हमला नहीं करेंगे, ना ही ये अपनी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। आप लोगों ने सुना भी होगा 3-4 साल पहले एक वाक्य हुआ था कि नेपाल के जो पीएम है उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड जो है हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो इसी वजह से ही कहा था, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ब्रिटिश सरकार नहीं आती तो वहां पर आज भी हमारा कब्जा होता, यानी कि ये भी नेपाल के अधीन ही राज्य होता। ठीक हो गया, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ओली ने कहा था, ठीक है भाई, सही दिया आपने जवाब। देखिए अब यहाँ बढ़ते हैं अप्रैल 1815 में। ठीक हो गया, तो यहाँ पर कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद में अंग्रेजों ने टिहरी को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में को नॉन रेगुलेशन ये जो है प्रांत ये बनाकर और उसको उत्तर पूर्वी ये प्रांत का भाग इन्होंने बना लिया था, और ये यूपी का भाग ये हुआ करता था जिसपे केवल और केवल ब्रिटिश शासन की हुकूमत ही चलती थी। ठीक हो गया, यानी कि ये जो भी रियासतें थी वो उनका दमन हो चुका था। ठीक हो गया, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और इस क्षेत्र के लिए पहले जो जी कमिश्नर हुए थे तो उनका नाम था कर्नल गार्डनर, और ये सभी आप जानते हैं। तो दूसरे कौन थे, दूसरे जो है उनका नाम है ये ट्रेल है। उसके बाद इसका मतलब गार्डनर केवल 6 महीने तक ही कुमाऊं के पहले कमिश्नर रहे हैं, उसके 6 महीने के बाद में ये ट्रेल ये बनते हैं कमिश्नर। ठीक है, इंपोर्टेंट ये जो है लाइन है। अब देखिए अब एक चीज और आती है, तो आप फाइनली जो था ये अगर हम गढ़वाल के रीजन की बात अगर हो रही है तो वहां पर सुदर्शन शाह ब्रिटिश शासन के बीच में संधि हुई थी जिसके स्वरूप में ये चीजें होनी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने सुदर्शन शाह से ये जो बात रखी कि भाई हालांकि ये पैसे की बात हुई थी कि आप हमें इतना ये रुपया देंगे, तो उस एवज में जब ये गढ़वाल का जो शासन था वो सुदर्शन शाह वो लेने ही वाले थे, तो जब वो लेकिन उतना पैसा वो नहीं दे पाया जिस बेस पे उनकी बात हुई थी, तो फाइनली जो है ब्रिटिश सरकार ने उनको केवल टिहरी रियासत का ही जो एरिया था वही सौंपा और बाकी चीजों को अपने अधीन में ही रखा। ठीक है, हालांकि सुदर्शन शाह ने ये बाद में भी ब्रिटिश सरकार की जी काफी ये हेल्प भी करते हैं। उसकी छोटी सी और कहानी है, पहले ये हम इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर।
तो देखिए मंदाकिनी और अलकनंदा के पश्चिमी वाला जो भाग है, ठीक है, वो सुदर्शन शाह को दे दिया गया। ठीक हो गया। तो ये ध्यान में ये रखिएगा, यानी कि वो टिहरी रियासत, ठीक है, अब तो वर्तमान में वो झील के रूप में वो तब्दील हो चुकी है। तो भागीरथी और भिलंगना नदी के बाएं तट पर स्थित ये जो है टिहरी के नामक छोटे से गांव को इन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी। वहां पे और कुछ विशेष हुआ नहीं करता था, वो एक छोटा सा गांव था और वो भी आबाद नहीं था, तो ये उनको वहीं का ही एरिया दिया गया था, जिनको बाद में सुदर्शन शाह ने क्या किया, आबाद बनाया और उस वाले गांव में जो है ये क्या कहते हैं, वहाँ घरों का और छोटे बड़े जो महलों का वहाँ पर निर्माण हुआ। ठीक हो गया। तो ये वहीं से शासन करने लगी। अच्छा, आप लोगों को ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही समझा रखी है कि टिहरी रियासत के जो पहले जो राजा थे, उनका नाम है सुदर्शन शाह। ठीक है। अब इन्हीं के ये बात के और जो टिहरी रियासत के राजा हैं, तो उनमें नाम आता है प्रताप शाह, आता है भवानी शाह, आता है और आता है कीर्ति शाह, आता है। ठीक है। और ये नरेंद्र शाह आता है। तो ये सभी जो है टिहरी रियासत के ये शासक हुए हैं, और इन्होंने अपने ही नाम पर कई सारी सिटियों का निर्माण किया और उसे ही अपनी राजधानी भी बनाया। अभी मैं उसको भी समझा देता हूँ, तो जब तक आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये कुछ समय के लिए बाद में ये बाढ़ हो गया, ये बाढ़ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कुमाऊं जनपद का गठन होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और देहरादून को 1870 में सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक की ये बात समझ में आप लोग ये जो है जो बताइएगा। हाँ, आपका आंसर सही। प्रताप शाह ने सबसे पहले जो है सिटी के लिए निर्माण का काम अपने नाम से ही शुरू किया था, जिसका नाम रखा गया था प्रताप नगर। और वैसे ही जो है वैसे ही कीर्ति शाह ने एक नए नगर की स्थापना भी की थी, जिसका नाम रखा गया था कीर्ति नगर। वैसे ही नरेंद्र शाह ने अपने समय में एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम रखा गया था नरेंद्र नगर। ये सब आप लोग जानते हैं। आज भी नरेंद्र नगर आज भी है। ठीक है ना। और हालांकि वहाँ कहा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए, हम तो यहाँ पे थे, तो हम इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, 1839 में ये कुमाऊं ये जो ये कमिश्नरी है, ये दो जिलों में, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल में ये विभाजित होती है। ठीक हो गया, ये भी ध्यान में आप लोग देखिएगा। इसके बाद क्या होता है, अगले ही वर्ष में 1840 में, तो ब्रिटिश गढ़वाल के मुख्यालय को श्रीनगर से हटा दिया गया। ठीक है। श्रीनगर जो है इसलिए हटा दिया कि क्योंकि देखिए, ये नगर जो था, ये गढ़वाल नरेशों का ये राजधानी हुआ करती थी, और सुदर्शन शाह को जब टिहरी रियासत दी गई, तो उनसे श्रीनगर को ले लिया गया। तो उस समय तक ये 1840 तक जो है ब्रिटिश जी गढ़वाल का ये मुख्यालय हुआ करता था। बाद में इसको हटाकर, ये मुख्यालय को हटाकर, और ये पौड़ी गढ़वाल ये में लाया गया, और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद की स्थापना कर दी गई। ठीक है। 1800 ये यहाँ 40 में, ध्यान में ये भी रखिएगा आप सभी लोग। फिर 54 में क्या होता है, 1854 में कुमाऊं ये मंडल का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो नैनीताल को बनाया जाता है। ठीक हो गया। 1891 में, नया 1891 में कुमाऊं को अब दो भागों में बांटा जाता है, अल्मोड़ा और नैनीताल। दो जिलों में बांट दिया जाता है। हालांकि उस समय जो है सिर्फ ये दो जिले केवल ये नाम के थे। हालांकि इनके भीतर में क्या था, उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, ये सभी इन्हीं में ही शामिल थे, दोनों में ही। ठीक हो गया। और 1891 में ये चीजें हुई थी, और स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक ये कुमाऊं में केवल तीन ही जिले मतलब कि हुआ करते थे। कौन कौन से थे, तो क्योंकि उस समय ये पौड़ी गढ़वाल भी जो है कुमाऊं के अधीन ही इसको लिया गया था। अल्मोड़ा था, नैनीताल था, और ये पौड़ी गढ़वाल। ठीक है। और टिहरी रियासत जो है ये टिहरी जो गढ़वाल जो है एक रियासत के रूप में थी, यानी कि जो गढ़वाल में टिहरी ये गढ़वाल या टिहरी रियासत को छोड़ के अन्य जो सभी जो क्षेत्र थे, उनका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल था, और उनका एक ही जिला हुआ करता था, पौड़ी गढ़वाल। और ये जो अभी वर्तमान में इतने सारे ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका निर्माण बाद में हुआ। जैसे जैसे उत्तराखंड में ये जो है, ये तीन ऊपर के ये जिले हैं ना, ये आपका ये उत्तरकाशी, चमोली और ये पिथौरागढ़, तो इन सभी का निर्माण जो है 1960 में हुआ था। ठीक है। ये सब बाद में हुए हैं, लेकिन ये हम जो इस समय की ये बातें होती हैं, उस समय ये वो यही था। अगर मैं ओवरव्यू में आपको मैं समझाऊं, तो 1891 में अगर इसको अगर एक अच्छे से हम देखें, तो केवल तीन ही जिले जो है गढ़वाल और कुमाऊं में हुआ करते थे। ये आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं। ठीक हो गया। एक तो अल्मोड़ा,
नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र वो जिसे कुमाऊं के अधीन में ही माना जाता था और उसको जो है गढ़वाल के अलग में नहीं रखा जाता, और इसी के अधीन में ये वर्तमान के हरिद्वार, देहरादून और ये उत्तरकाशी, ठीक है, ये सब मतलब कि उस समय इसी के अधीन में हुआ करते थे पौड़ी गढ़वाल के, और एक रियासत केवल थी, टिहरी रियासत स्वतंत्र थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1891 में ये देहरादून में नॉन रेगुलेशन प्लांट सिस्टम को समाप्त यहाँ पर कर दिया गया। ठीक हो गया, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो एकाधिकार जो यहाँ पर ये लिया गया था, उसको मतलब कि एक सिस्टमेटिक वे में उसको उसका यहाँ पर क्या हुआ, विभाजन हुआ, और वहां से नॉन रेगुलेशन वाला सिस्टम जो है ये हटा दिया गया। ठीक है, उसको ऐसा मतलब है कि ये सब चीजें ये मतलब वर्तमान उत्तराखंड में होते हुए ये यूपी के यह प्रांत के ये हिस्से हुआ करते थे। 1902 में क्या होता है, संयुक्त देखिए अब एक चीज इसमें आती है ना, यूपी का प्राचीन अगर नाम की बात करें तो ये क्या था, तो यूपी का प्राचीन जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत, उसे कहा जाता था। ठीक हो गया, तो इसी प्रांत के पहले जो सीएम थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत, बाद में इसका नाम उत्तर प्रदेश हुआ था। तो चलिए हम यहाँ पे थे 1902 में थे, तो संयुक्त ये प्रांत आगरा एवं अवध का जो है जो भी गठन होता है, मतलब वो भी इस समय होता है, और उत्तराखंड को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। ठीक है, नहीं कि उत्तराखंड का मतलब है कि वर्तमान उत्तराखंड राज्य, उस समय तो उत्तराखंड नहीं था, तो उनको इसी ये प्रांतों में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, और 1904 में हम बात करें तो नैनीताल गजेटियर्स में उत्तराखंड को हिल स्टेट के नाम से का नाम जो है दिया गया था। तो ये आ सकता लाइन, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस में हिल स्टेट का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड को। ठीक है, तो नैनीताल गजेटियर्स 1904 में। चलिए, तो यहाँ तक की बात तो हम समझ गए अच्छे से। अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश ये जो है कुमाऊं गढ़वाल, ठीक है, यानी कि अब क्या है कि ब्रिटिश सरकार का ये शासन हो चुका है गढ़वाल पर और या कुमाऊं पर भी, तो उनके अधीन में अब क्या क्या चीजें वो करने वाले थे, और जो वो करने वाले थे वही धीरे धीरे जो है टिहरी रियासत में भी लागू होने वाली थी। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को एक चीज मैंने समझाई थी ना कि नरेंद्र शाह जो थे, अब इन्होंने भी अंग्रेजों की बहुत मदद इन्होंने की थी, क्योंकि उन्हीं की मदद की बदौलत वो जो टिहरी रियासत उनको वापस मिल सकी थी। तो 1857 वाली क्रांति आप सभी ने सुनी होगी, सुनी है ना, जरा मुझे हाँ बताइए हाँ करके। तो अब इस समय जब पूरे भारत में जो है विद्रोह होता है ब्रिटिश सरकार के विरोध में, तो यहाँ पर अब सुदर्शन शाह जो है वो क्या करते हैं, वो इस ब्रिटिश सरकार के लोगों की सहायता करते हैं, इनके परिवारों की सहायता करते हैं, इनके इनकी जो है इनके परिवारों की सहायता करने के लिए अपनी सेना को भेज देते हैं। ठीक है, तो अब भाई अब दोस्ती आप ये समझ लीजिए कि जो है ये ब्रिटिश सरकार ने पहले इनकी हेल्प की, बाद में इन्होंने उनकी हेल्प की। ठीक हो गया, तो तो इस क्रांति के समय में सुदर्शन साहा ने बहुत ही मदद इनकी की थी। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कभी भी भविष्य में पूछी भी जा सकती है, इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान में जो है रखिएगा और भूलिएगा नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आप देखते हैं कि और इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए आगे को हम देखते हैं। देखिए ये एक मैंने आपको समझाया था ना अभी कि जो टिहरी रियासत का ये टिहरी सुदर्शन शाह जी को जो वो रियासत वो दी गई थी, वो एक जो है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो एक जो है कंगाल रियासत थी। मतलब वहाँ पर धीरे धीरे झोपड़ियों का और महलों का निर्माण ये बाद में हुआ था। उसे उससे अगर पहले की हम बात करें तो वो जो ये टिहरी जो शब्द आता है ना, तो ये टिहरी वहाँ का शब्द नहीं है। हालांकि वहाँ पे ऐसा था कि जो मछुआरे हुआ करते थे, ठीक है, जो है नदी नालों वाले, तो उनकी झोपड़ियां हुआ करती थी और उस वाले वहाँ रीजन में, तो और उन्हीं झोपड़ी को जो है टिप्परी के नाम से जाना जाता था, ये टिप्परी। ठीक है, तो यही बाद में जो है जब ये टिप्परी वाला जो इलाका जो है दिया गया था एक सुदर्शन शाह जी को, तो यही टिप्परी यही जो है बाद में परिवर्तित होकर ये जो टिहरी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, समझिए आप लोग, और धीरे धीरे वो स्थान जो है आबाद होने लगता है। ठीक है, और वो इसलिए क्योंकि वो जो ये टिहरी वो जगह थी, ये सभी क्षेत्रों से अत्यधिक सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी से कोई भी हमला नहीं कर सकता था।
ये बात भी ध्यान में रखिएगा। हालाँकि वहाँ पे ग्रीष्मकालीन समय में काफ़ी गर्मी भी पड़ती थी। इसी वजह से जो ये प्रताप जी शाह थे, इन्होंने जो है ये टिहरी को अपनी राजधानी से हटाकर, यानी कि टिहरी से हटाकर एक नए नगर की स्थापना करते हैं, जो वहाँ से कम 2500 मीटर की और हाइट पे था, और उस राजधानी का नाम रखते हैं प्रताप नगर। वहीं पर अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, यानी कि टिहरी नीचे और ये प्रताप नगर ऊपर। ठीक है? तो चलो, ये तो ये बात रही उनके संबंध में। अब यहाँ पे हमें बात करनी है ब्रिटिश, कुमाऊँ और गढ़वाल का। यहाँ पर क्या-क्या इनकी रूपरेखा होती है, जो कि यही रूपरेखा जो है बाद में टिहरी रियासत के नरेशों के द्वारा अपनाई जाने लगी थी। ठीक हो गया? क्योंकि ये जो है ब्रिटिश